हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई के लिए तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 10 इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये NCERT का एक्सरसाइज 10 क्या है? NCERT का एक्सरसाइज 10 जो है वो प्रकाश चैप्टर है। NCERT में से एक ही चैप्टर में बताया गया, एक ही चैप्टर में दिखाया गया, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन कुछ अलग अलग लेखकों की पुस्तकों में इसे 2 पार्ट में करके दिखाया गया है और SCERT की पुस्तक में भी इसे 2 पार्ट में, परावर्तन और अपवर्तन, इन 2 भागों में करके दिखाया गया है। मैं भी इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के इस टॉपिक के 30 सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव MCQ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही मैं सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी आपको प्रस्तुत करके दिखाऊंगा, प्रस्तुत करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, ये ऑब्जेक्टिव बताना मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और लाइक भी वीडियोज़ को हमारे ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आप लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, अंग्रेजी में से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका हमारा पहला प्रश्न क्या है? ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सिर्फ प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अपवर्तन चैप्टर बताऊंगा, अपवर्तन चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वो बताऊंगा। और इन दोनों चैप्टर्स का मैं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि हर वर्ष ये देखा जा रहा है कि न्यूमेरिकल इन 2 चैप्टर्स से तो ज़रूर आते हैं, मतलब प्रकाश चैप्टर से ज़रूर आता है। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊँगा। देखिए हम लोग पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहा जाता है? कहे जाते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या इनमें से कोई नहीं। तो जिनसे प्रकाश पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिनसे नहीं करता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, और जिनसे थोड़ा बहुत करता है उसे पारभासी कहते हैं। तो ये परिभाषा आप जानते होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का A। आप लोग टिक कर लीजिएगा, 1 का A। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अगर हमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वो कौन सा दर्पण हमें यूज़ करना होगा जिससे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? तो ऐसा एक ही दर्पण है, ऐसा सिर्फ एक ही दर्पण है। कौन? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा ही हम लोग सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अगर हमें वस्तु से छोटा और आभासी, देखिए छोटा भी और आभासी भी, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। छोटा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आभासी भी चाहिए छोटा होने के साथ साथ, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सिर्फ उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ही है जो आभासी और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, A तथा B दोनों, अथवा समतल दर्पण द्वारा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हमें ये प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? यानी कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त करना है तो हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा, हमें वस्तु को कहाँ स्थित करना होगा? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे। देखिए ऑप्शंस क्या है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर या अनंत पर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत पर। अनंत पर जब वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है?
आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। अब अगर इसी प्रश्न को पलट करके इस प्रकार कर दिया जाए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दुगुनी, क्योंकि f = r/2, तो r = 2f, है ना। r क्या हो जाता है? 2f, तो वो f 2 से गुना हो जाता। तो अगर प्रश्न को बदल दिया जाए तो भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सिर्फ सवाल को ध्यान से पढ़िए, उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, F और P के बीच रखते हैं, तो हमें प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होगा, ये हमारा प्रश्न है। देखिए, वास्तविक और बड़ा प्राप्त होगा, वास्तविक और छोटा प्राप्त होगा, आभासी और बड़ा प्राप्त होगा, या आभासी और छोटा प्राप्त होगा। तो हमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी और बड़ा प्राप्त होगा। तो ऐसा सिर्फ यही दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी और बड़ा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वो कब प्राप्त होता है? जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? समतल मतलब कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ठीक है, सवाल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसका उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जिसे कि हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं, हमेशा कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा ऑलवेज काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक और सीधा। इसे आप लोग आभासी और सीधा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से ही संबंधित सवाल है, कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, कभी सीधा कभी उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में, कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है और साथ ही साथ काल्पनिक, जिसे हम लोग आभासी भी कहते हैं, होता है। ठीक है, ये हमारे 10 प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण कैसा हो सकता है? दर्पण हो सकता है, ये प्रश्न है। आप कितनी भी दूरी पर वस्तु को रखें वो हमेशा सीधा ही प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल, उत्तल, समतल अथवा उत्तल, अवतल। तो उत्तल दर्पण जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और समतल दर्पण जो है समान प्रतिबिंब बनाता है। समान मतलब लंबाई का, या समान उसकी जो हाइट होती है उस वस्तु का, उस टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों हमेशा क्या बनाते हैं? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? समतल अथवा उत्तल, क्योंकि दोनों के दोनों आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बना सकते हैं। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब मतलब कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, यही ना। तो m क्या होता है? मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ये जब भी ऋणात्मक होगा तो ये क्या सूचित करता है? ये क्या इंगित करता है? कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है या उल्टा है। तो ये आवर्धन m का ऋणात्मक मान, नेगेटिव साइन, हमेशा ये इंगित करता है, ये डिनोट करता है कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसा बना है? उल्टा बना है। इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का D। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो F क्या होता है? F क्या होता है? R/2। तो यहाँ पर R कितना है? 32 को आप 2 से डिवाइड करें, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। तो आपका आंसर प्राप्त हो गया आपको 16 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक, आभासी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच मूलभूत अंतर यही होता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किया जा सकता है, और आभासी को नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? A, वास्तविक। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 1, 2, 3 या 4। तो किरण पुंज जो है वो
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये तीन प्रकार होते हैं किरण पुंज के। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारभासी पदार्थ है? तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने होंगे, उसके बाद ही आप अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब की अगर बात की जाए, पारभासी बात हो रहा है ना, पारभासी पदार्थ की अगर बात की जाए तो कौन कौन है? हवा है, अलकतरा है, धातु की प्लेट है या रक्त है। मतलब किससे प्रकाश जो है बहुत कम प्रवेश करेगा या उसके आर पार जाएगा? तो रक्त जो है एक पारभासी पदार्थ है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो बहुत ही सरल सवाल हो गया है, लेकिन हर वर्ष पूछा जा रहा है मैट्रिक के परीक्षा में। ये परावर्तन का पूछे या अपवर्तन का पीछे घुमा फिरा करके हर वर्ष देखा जा रहा है ये प्रश्न को। तो ये बहुत सरल सा सवाल है भी। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अगला सवाल, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, फोकस कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को कहाँ रखना चाहिए? यानी कि जितनी लंबाई की वस्तु है उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त करना है तो हम अवतल दर्पण में बिंब को यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और ध्रुव के बीच या अनंत पर? तो इसे हम कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तभी हमें जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा सवाल में, अवतल दर्पण हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, दर्पण सूत्र है क्या? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ये सवाल यहाँ कह रहा है 1/v + 1/u = 1/f या 1/v + 1/f = 1/u या 1/v - 1/u = 1/f या 1/u + 1/f = 1/v। तो दर्पण सूत्र कौन है? मिरर फॉर्मूला कौन है? ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u = 1/f। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल देखिए, आवर्धन m का मात्रक क्या होता है? सवाल हमारा क्या है? आवर्धन m जो है उसका मात्रक क्या होता है? m मतलब मैग्निफिकेशन, तो m का मात्रक क्या होता है ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर इन्वर्स या मात्रकहीन। तो ये एक सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। ठीक है, आवर्धन m जो है ये 2 समान मात्रकों का अनुपात है। 2 समान मात्रकों का क्या है? अनुपात है। इस वजह से दोनों के मात्रक क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, मतलब आपस में कट जाते हैं, इसलिए ये मात्रकहीन होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन जो है 2 समान राशियों का अनुपात है, 2 समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्या है? मात्रकहीन होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी। तो इसका जरा मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, पहले इस चीज़ को देख लें। अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी थी, यू दिया हुआ है। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? यू कहते हैं। यू कितना है? -10 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस होता है। वैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल स्पेशल बताऊँगा, वैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल स्पेशल वीडियो जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये हमारा सवाल आया है इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। तो यू कितना दिया है हमारा? -10 सेंटीमीटर, यही है ना। अगला देखिए, वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये m दिया है, m कितना दिया है? आवर्धित है, वास्तविक है, तो m कितना हो जाएगा? -3। आपको प्राप्त क्या करना है? v। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, m = -v/u। तो m कितना है? -3 है, v हमें प्राप्त करना है और u हमारे पास उपलब्ध है। u कितना है? -10 है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो v = क्या हो जाएगा? 3 × 10 = 30, यानी कि -30 सेंटीमीटर,
-30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, ये ऑप्शन हमें कहाँ प्राप्त होता है। देखिए -15 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर या +30 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर अभी अभी मैंने आपको प्राप्त करके दिखाया, क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से सरल करके आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो वो सिर्फ अवतल दर्पण ही कर सकता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। एक और सवाल है, देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? वस्तु दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, आवर्धन कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन यानी कि m, ये आवर्धन की परिभाषा भी है, आवर्धन m कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शंस देखिए आप लोग, केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा या तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो ये जो है मतलब अगर आपको आभासी देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, समतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है और उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी बनाता है। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दर्पण का जो ध्रुव P होता है पोल और फोकस F, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ध्रुव दूरी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ स्थित हो? फोकस पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या दर्पण के पीछे। तो आपको ऑप्शंस देख लिया आपने, अब आप आंसर को आसानी से बता सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? अनंत पर प्राप्त होगा। अगर हम लोग बिंब को यानी कि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? अनंत पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो आवर्धन क्या होगा? इसका उत्तर मैं फिर से आपको, एक और सवाल आ गया तो करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, पहले मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ। हमारे पास अवेलेबल है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर u, ये अगला प्रश्न है, पिछला वाला प्रश्न का सॉल्यूशन ये था। u फिर से दिया हुआ है आपका, u कितना दिया हुआ है? देखिए u दिया है -10 सेंटीमीटर। u कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। इसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, कहाँ हो रहा है? दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर, यानी कि v भी माइनस हो जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर। आपको प्राप्त क्या करना है? आपको प्राप्त क्या करना है? m प्राप्त करना है। आप m का फॉर्मूला जानते हैं, -v/u। तो ये है माइनस और v है -40, v है -40 u कितना है? -10। तो ये हो गया कैंसल, बचा क्या? और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4, है ना। तो आप उत्तर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, +4, -4, +0.4 या -0.4। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा -4। अभी मैंने आपको दिखाया आंसर करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है ये, अंतिम प्रश्न है ये। किस दर्पण में वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v हमेशा बराबर होते हैं? वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप कहीं भी वस्तु को रखते हैं, यानी कि वस्तु दूरी कुछ भी हो, वो प्रतिबिंब दूरी के हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपके 30 सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव थे। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप नोट कर लीजिए। ये बेहद सेलेक्टिव प्रश्न है, बिल्कुल भी आपके पुस्तक से चुने गए सवाल हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। तो आप लोग इन सभी सवालों को नोट कर लें और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, वो बताऊंगा। तो आप लोग उस वीडियो का वेट कीजिए और उन दोनों वीडियोस के हो जाने के बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल स्पेशल भी बताऊंगा। तो आप लोग दोनों वीडियोस का वेट कीजिए। तब तक आप लोग घर में सुरक्षित और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।